आप सवाल के फॉर्म में लिखें, हाउ लॉन्ग मिरर इज रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट या टू सी फुल हाइट ऑफ वन सेल्फ। अपने आप की पूरी हाइट देखने के लिए आपको मिरर की कितनी मिनिमम हाइट चाहिए? हाँ जी, एंगल टर्न कर सकते हैं। हाँ, आपको सामने रखना है, ऐसे सामने रखना है। देख ले कैसे करेंगे। लेट से इतनी हाइट है पर्सन की, ये उसकी आईज हैं, ये उसका हेड का, ये उसकी आईज हैं, ये हेड का टॉप पॉइंट है, ये हाई आईज हैं, और ये उसका जो पैर का लोअर मोस्ट पॉइंट है वो है। आप क्या करें, आपके हेड की हाईएस्ट लोकेशन और आई की लोकेशन के बीच के एग्जैक्टली बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करें। यहां पे आप मिरर का हाईएस्ट पॉइंट रखें, जो आपका मिरर का हाईएस्ट लोकेशन है उसको रखें। फिर आप क्या करें, आई और जो लोवेस्ट पॉइंट है उनके बीच में, उनके बीचों बीच यहां एक लाइन ड्रॉ करें। इतना मिरर लेंगे और एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे प्लेस करेंगे तो आपको अपनी पूरी इमेज दिखेगी। देखते हैं कैसे। पहली बात तो ये बताएं, ये जो भी लेंथ है, क्या ये वाली लेंथ उसका आधा है? बताएं हाँ के ना। ये जो भी आपकी लेंथ है, ये वाली लेंथ उसकी आधी है? आधी है। जो ये वाली लेंथ है, क्या उसकी ये वाली लेंथ आधी है? बनाई ही आधी है। तो कुल मिला के क्या ये पूरी लेंथ इज हाफ ऑफ दिस लेंथ? हाँ के ना, क्योंकि ड्राइंग ऐसे बनाई है। अब देखते हैं इस मिरर से आपको हेड दिख जाएगा क्या? अगर हेड से एक रे चली, सिमेट्रिक, आपका रे सिमेट्रिक आएगी। अगर ऐसे रे गई है तो आई तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अगर ये दोनों सेम उस पे हैं और ये एंगल सेम है तो यहां से चली हुई रे यहां डेफिनेटली पहुंचेगी। ठीक है, इसके नीचे कोई भी पॉइंट लेंगे आप, वो सारी रेज आई तक पहुंच सकती हैं आराम से। ठीक है, अब देखते हैं जो ये लोवेस्ट पॉइंट है, इससे चली हुई रे आपकी आई तक पहुंचेगी क्या? ये रे यहां गई और ये रिफ्लेक्ट होके यहां जितनी हाइट नीचे है उतनी हाइट ऊपर टकराएगी, और ये वाली हाइट और ये वाली बराबर है, तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंचेगी। आपको कोई भी चीज दिखती कैसे है? अगर मैं आपको देख पा रहा हूं तो कैसे देख पा रहा हूं? ये लाइट आप पे टकरा रही है और फिर मेरी आंख तक आ रही है। लाइट टकरा के उस पोर्शन से अगर मेरी आंख तक आ जाए तो मैं पोर्शन देख पाऊंगा। तो आप यहां से देखें, ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा मिरर का, इट इज यूजलेस। आप भले ही कितना ही लंबा मिरर ले लो, लेकिन इतने से आपको हेड का टॉप पॉइंट दिख रहा है और इतने से आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट दिख रहा है। तो हाफ ऑफ आपकी हाइट का हाफ मिरर ले लें तो आपको पूरी बॉडी दिखेगी। इसके अलावा आप अपनी चॉइस का कोई भी पॉइंट ले लें, वो जरूर दिख जाएगा आपको। बताएं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लेता हूं मैं। अगर ये पॉइंट दिखना है आई को तो इस हाइट का मिडिल पॉइंट ले लें कहीं यहाँ पे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से लाइट पहुंच जाएगी। आप कोई भी रैंडम पॉइंट लें बॉडी के ऊपर तो मिरर पे टकरा के वो आई तक पहुंच सकता है। ऐसा ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्लेसमेंट ऑफ मिरर है वो एग्जैक्टली ऐसी ही होनी चाहिए कि हेड और आई के बीचों बीच टॉप मोस्ट पॉइंट होना चाहिए और आई और लोवेस्ट पॉइंट के बीचों बीच आपका मिरर का लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए। अगर प्लेसमेंट ये है आपके मिरर की तो आप पूरी हाइट देख पाएंगे। क्या मिरर के आगे पीछे होने से फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि पास में आएगा तो ज्यादा और इमेज मतलब और दिख जाएगा, फर्श भी दिख जाएगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा? कम दिखेगा। देखते हैं।
अगर यहां ले आए मिरर को, आप ये वाला डायग्राम जो बाद में बना रहा हूं ये अलग से बना लेना अगर आपको बनाना है तो। आप ये बताएं अगर यहां पे है तो क्या हेड दिखेगा आई को? दिखेगा। क्या लोवेस्ट पॉइंट दिखेगा? नहीं दिखेगा। यशस्वी मना कर रहा है, नहीं दिखेगा। दिखा देते हैं। यहां से ये रे आई, यहां नहीं पहुंचेगी क्या? पहुंचेगी। यहां से ये रे आई, अगर रिफ्लेक्ट होनी है तो इस पे उसी हाइट पे जाएगी, बराबर हाइट पे जाएगी, जा रही है। क्योंकि आप देखिए यहां से जो आएगी टकरा के उतनी बराबर हाइट पे जाएगी, और ये हमने बराबर हाइट पे ये और ये आपकी बराबर लेंथ है। तो मिरर आगे पीछे रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी प्लेसमेंट एग्जैक्टली यही है तो आपको पूरी बॉडी दिखेगी। क्लियर है? क्या? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसके प्लेसमेंट डिफरेंट करने से क्या होगा, आपको कितना दिख रहा है, आपकी बॉडी पूरी दिख रही है नहीं दिख रही, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी पूरी दिखेगी। अगर हाफ ऑफ बहुत छोटा मिरर बहुत दूर लें तो नहीं दिखेगी। देख लेते हैं। आप कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपकी हाइट है और कह रहे हैं बहुत छोटा मिरर लें और बहुत दूर लें, बताए कितनी दूर लें? यहां पे ले लें, बनाए रे डायग्राम इसका। आपको अगर रे डायग्राम बन गया तो इमेज बन जाएगी डेफिनेटली। नहीं बनेगी, छोटा मिरर में छोटी चीज दिखेगी बिल्कुल। आप भी ट्राई कर लेना। वो मांग के सिंदूर वाला है ना, वो इतना ही होता है कि मांग ही दिखे। नहीं अभी काम में नहीं आया, आगे आएगा। नोट करना है डायग्राम, करें फटाफट। क्या व्यू में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अलग सवाल है, देखना पड़ेगा यार। वो ये कह रहे हैं कि आगे पीछे करने से क्या व्यू में फर्क पड़ेगा क्या? मतलब आपका फील्ड व्यू, व्यू फील्ड बढ़ जाएगा क्या? ये आपका होमवर्क चेक करके आना। ठीक है, इसको आगे पीछे करने से फील्ड व्यू मतलब आपका देखने का दायरा बढ़ जाएगा क्या? ये आप घर से सोच के आए? क्या कह रहे हैं अगर यहाँ पे लेंगे तो मिरर छोटा थोड़ा ना, हाफ हाफ लेना आपको, हाफ ऑफ योर हाइट। हाफ ऑफ योर हाइट लेंगे तो चाहे पास में ले लें चाहे दूर ले लें, दिखेगी पूरी बॉडी। है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे मिरर से पास में लेके आएंगे, उससे नहीं कह रहा हूं, तो मना किया बल्कि। हाँ जी, आगे बढ़ें क्या? लिख लिया? हम कर रहे थे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ कीवर्ड्स किए थे, फटाफट बता दें। पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हाँ जी, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रिंसिपल एक्सिस। साइन कन्वेंशन वही नॉर्मल कोऑर्डिनेट वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसके बाद एक फोकल प्लेन भी किया था शायद, बताएं क्या होता है? हाँ क्या करें? फोकल प्लेन नहीं किया था, लिखिए आप फोकल प्लेन। A plane having focus
and perpendicular to principal axis is called focal plane. इसके बाद आप बता दें, एक और पॉइंट लिख लें फोकल प्लेन के बाद, फोकल लेंथ। हाँ जी, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब यहां पे एक पॉइंट और बता दें, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड इन स्फेरिकल मिरर ऑल्सो? हाँ कि ना? हाँ, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इक्वली वैलिड होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर में ही आपको प्रूव करना है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसकी सब हेडिंग डालना चाहें तो आप लिख लें टू प्रूव F इक्वल टू R बाय 2। ये आपका कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप मान लें एक पैरेक्सियल रे का मतलब जो P के आसपास हो, हमने ये मैग्नीफाई करके दिखाया है, ये वाला पॉइंट पोल के आसपास ही है। अगर ये इससे ऐसे पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्ट करके कहां जाता है? फोकस के थ्रू पास करता है। ये आपका फोकस है। प्रूव क्या करना है? ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी फोकल लेंथ है। ये प्रूव करना है कि ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। अब ये बताएं, मैंने कहा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वली वैलिड, तो यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई है तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी आप एक स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें। ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली। उस टेंजेंट के जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो आपका नॉर्मल होगा उस पॉइंट पे, और इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे किसी भी सर्कुलर डायग्राम में अगर यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट की अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो दैट नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सिमिलरली यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये लाइन आपकी सेंटर से पास करेगी। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? बताएं, थीटा रहेगा। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा? नहीं। अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा रहेगा? क्योंकि आप देखें, ये रे अगर ऐसे मैं कहूं ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो ये थीटा ये अल्टरनेट एंगल्स के कारण है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण है, बराबर है। फिर आपने ये भी देखा होगा एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें आप, सी एफ और एम को, ट्रायंगल सी एफ एम को, इन दोनों एंगल्स का जोड़ क्या इस एंगल के बराबर होगा? अगर आपकी ऐसी ट्रायंगल है तो दिस एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला आपका थीटा प्लस थीटा 2 होता है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? क्या करें? हाँ, पैरेलल लाइंस भी है, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल जो है वो भी ये भी रहेगा, 2 थीटा रहेगा बेसिकली, ये 2 थीटा है। ठीक है। अब सिंस दिस m इज वेरी क्लोज टू p, तो आप इसको एम पी को एक वर्टिकल लाइन मान सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये आपका मिरर था और m पॉइंट p के बहुत नजदीक है, तो एम पी को आप एक वर्टिकल लाइन मान सकते हैं। एम पी कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्टिकल लाइन। मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये एम पी है आपकी। अब आपको दो ट्रायंगल्स कंसिडर करनी है, एक ट्रायंगल सी पी एम और एक ट्रायंगल
FPM, CPM कौन सी है? CPM, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और FPM FPM, ये छोटी वाली ट्रायंगल। दोनों में आप tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा इन ट्रायंगल CPM इज MP बाय CP इन ट्रायंगल FPM। tan 2 थीटा इज MP बाय FP। अगर ये पैरेक्सियल रेज हैं, इफ रेज आर पैरेक्सियल देन दिस थीटा हैज टू बी वेरी स्मॉल, है ना। अगर ये पास में रहेगा तो ये सारे थीटा बहुत छोटे हो जाएंगे, हाँ कि ना। अगर ये पैरेक्सियल रेज है, बहुत क्लोज है, तो ये वाले सारे एंगल्स बहुत छोटे रहेंगे। अगर छोटे रहेंगे तो थीटा छोटा है, थीटा इज स्मॉल, तो tan थीटा कैन बी कंसीडर्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो आप यहां पे लिखेंगे थीटा MP और CP। CP यहां पे किसके बराबर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के, R के बराबर है। यहां पे आप देखेंगे 2 थीटा इक्वल टू MP अपॉन FP। FP कितना है? F। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइड थीटा कटेगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 थीटा बाय थीटा, थीटा कटेगा 2 आ जाएगा, और साइड कितना आएगा? MP से MP कटेगा, R बाय F आ जाएगा, R बाय F। F is equals to R by 2. Focal length is half of radius of curvature. But एक बात ध्यान रखनी है, this is not exact formula, this is an approximate formula, क्योंकि हमने यहाँ पे approximation लिया है। Applicable only for paraxial rays। ये आपका applicable for paraxial rays। नोट डाउन कर लें फटाफट। जिसका हो गया है वो ये सोचें कि अगर पैरेक्सियल रेज ना हो तब वो रिफ्लेक्ट होके क्या सेम फोकस से पास करेंगी? ये नोट डाउन कर लिया। अगर ये मैंने बोला कि ये वाली चीज एप्लीकेबल है फॉर पैरेक्सियल रेज, अगर रे आपकी दूर हो, पैरेक्सियल ना हो, नॉट क्लोज टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, क्या उस केस में भी वो रे टकरा के जो आपने यहां पे फोकस डिसाइड किया है R/2, क्या उसी के थ्रू पास करेंगी? हाँ जी, नहीं पोल तो यही रहेगा। मिरर तो बड़ा होगा डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा मिरर बड़ा है, बट नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाया, सुने ध्यान से। जब थीटा बहुत छोटा है तभी एप्लीकेबल है ना। अगर आप एग्जैक्ट लेंगे तो इसका मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा एफ और आर का रिलेशन। एफ, अब आर तो सेम है, आर तो फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स रह गया, अब एफ अलग हो जाएगा, है ना। वैसे जनरली आप पूरे चैप्टर में इसको यूज करेंगे एफ इक्वल टू R/2, क्योंकि पूरा चैप्टर डिपेंड करता है पैरेक्सियल रेज पे, है ना। आप हमेशा ये यूज करेंगे। अगर कहीं किसी असर्जन रीजन में आता है कि अगर पैरेलल रेज हैं
and they are not paraxial after reflection, will they meet at the same point? No. बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वो एफ और आर का रिलेशन आपका थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा अगर बड़ा हो गया तो सेम पॉइंट पे नहीं फोकस करेंगे. आप लिख लें पॉइंट, if parallel but not paraxial rays, if incident rays are parallel to principal axis, if incident rays are parallel to principal axis but not paraxial, comma, in that case all rays will not meet at single point after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद वो सिंगल पॉइंट पे नहीं मीट करेंगी. अगर कोई बहुत डीपली पूछता है एसोसिएशन तब काम आएगा, अदरवाइज हर जगह आपको F = R/2 यूज करना है. बैठेंगे, आ जाएं. अब इसमें देखें, अगर आपके पास एक पैराबोलिक मिरर है, अगर पैराबोलिक मिरर है जो कि आपका सोलर हीटर्स में होता है, उसमें क्या विशेषता होती है? जब आपकी सन रेज पैरेलल आती हैं तो वो सारी रिफ्लेक्ट होके एक कॉमन पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं, भले ही वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पास में हो या ना हो. उसकी ज्योमेट्री ही ऐसी है. जैसे आपकी सर्कल की वो ज्योमेट्री नहीं है कि सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठी हो, बट आप लिख लें, इन पैराबोलिक मिरर all incident parallel rays converge at a single point after reflection, irrespective of rays are paraxial or not. हाँ जी, नोट कर लिया? नेक्स्ट आपका रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन के आपके क्या रूल्स हैं? ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है. पहला रूल है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. लिखिए पहला रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass through focus after reflection.
देखिए यहाँ तो आपको पैरेलल रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पे क्या होता है, रे जो पैरेलल आई है और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पीछे एक्सटेंड करेंगे तब फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। एक्चुअली में पास नहीं करेगी, यहाँ तो मिरर है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगी, तो आप उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट विल पास थ्रू फोकस। रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, इफ इंसिडेंट रे, सेकंड का डायग्राम बना रहा हूं, ये पहले का डायग्राम था, सेकंड का डायग्राम। अगर इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास होती है, इफ इंसिडेंट रे passes through focus, then reflected ray will be parallel to principal axis. सेकंड पॉइंट लिखे, if incident ray passes through focus, if incident ray passes through focus, reflected ray will be parallel to principal axis. Reflected ray will be parallel to principal axis. यहाँ पे देखें, इंसिडेंट रे है वो आपकी फोकस के थ्रू पास नहीं कर सकती, बट आप इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस के थ्रू पास होती हुई नजर आ रही है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सिंपल सा है, पहले में क्या है, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास कर रही है, सेकंड में फोकस से पास कर रही थी, पैरेलल हो गई है। थर्ड देखें, अगर इंसिडेंट रे आपकी पोल पे स्ट्राइक होती है एक थीटा एंगल बनाते हुए, तो वापस भी वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ थीटा एंगल बनाते हुए ही जाएगी। इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल थीटा, if incident ray makes an angle theta with principal axis at pole, then reflected ray will make same angle opposite side. अगर डायग्राम से समझ पाए तो आराम से बोलूंगा, if reflected ray incident ray makes an angle theta, if incident ray makes an angle theta with the principal axis at pole, then reflected ray makes same angle on the other side of principal axis. Then reflected ray makes same angle on the other side of principal axis. टेंथ में आपको कराया गया हो ना सब ये, या आप कोविड वाले हैं? कोविड वाले हैं आप? फोर्थ पॉइंट लिखे, इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature, if incident ray passes through center of curvature, it retraces its path. If incident ray
passes through center of curvature, then it retraces its path. वापस उसी रास्ते से लौट के आती है. यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही थी, बीच में आपका कन्वेक्स मिरर आ गया, तो वापस उसी रास्ते लौट जाएगी. रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे 8 हो गए आपके, आपको कल 8 हो गया, 8 याद होने चाहिए. हाँ जी, आगे बढ़े. हाँ जी, डन. ठीक है, नेक्स्ट है मिरर इक्वेशन. अच्छा, लास्ट जो आपके 8 रे डायग्राम बनाए हैं, इसमें आप एक बात एनालाइज करें, क्या हर केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हो रहे हैं? वो आप चेक करना, हर जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करके वो एंगल लगभग बराबर आएगा आपका, तो हर जगह सेम एंगल बनेगा अराउंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर इक्वेशन. आपने क्लास 10th में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पढ़ा होगा. ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये कैसे आती है. आपने इस मिरर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको बोल दिया ए बी, ये आपका पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एक बात ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, बट टू लोकेट इट्स इमेज, हाँ, 2 रेज आर सफिशिएंट. तो एक रे मैंने ली पैरेलल. देखो, आपने जो 4 रूल लिखे हैं ना, वो 4 रूल इसलिए लिखवाए गए हैं कि आपको इमेज फॉर्मेशन आप कर लें. तो आप उन चारों में से कोई भी 2 उठा के यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि अगर पैरेलल आई रे तो फोकस से जाएगी. ठीक है, अगर पोल पे टकराई तो सेम एंगल बनाती हुई वापस आएगी, ऐसे. तो यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी. इमेज का जो टॉप पॉइंट है वो नीचे बनेगा ऐसे करके. ठीक है, ये आपकी इमेज बनेगी. अब देख लें आप पॉइंट्स कौन से हो गए. ये आपका ए बी था, तो इमेज को बोल दिया ए डैश बी डैश. 2 यूज किए क्या, रे पैरेलल आई तो फोकस से पास की, और अगर पोल पे टकराई है तो उतने ही एंगल पे वापस लौट रही है. प्रूव करना है कि ये आपकी मिरर इक्वेशन रहेगी. यहां पे आप 2 ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड एफ, और ये वाला पॉइंट आपका एम है. ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड एम, और मैंने आपको बताया था कि एम को आप पी के ऊपर मान सकते हैं. ये आप वर्टिकल लाइन मान रहा हूं मैं.
क्योंकि वो पैरेक्सियल रेज हैं, बहुत नजदीक होंगी एम और पी। एम इज वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो एक ट्रायंगल डिस्कस हमने कंसिडर करी है ए डैश बी डैश एंड एफ। दूसरी कर रहा हूं मैं इसके सामने वाली ये एम एफ पी, ट्रायंगल एम एफ पी। आराम से देख लें आप कौन से ट्रायंगल्स हैं। एक तो ये है और एक ट्रायंगल ये है। क्या दोनों ट्रायंगल्स के ये वाले एंगल बराबर होंगे? अगर ये वाले एंगल बराबर होंगे तो इनका tan थीटा ही बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स का tan थीटा बराबर कर सकता हूं। इस ट्रायंगल में tan थीटा विल बी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। देखिए आप, ए डैश बी डैश इक्वल टू ए डैश एफ। उस ट्रायंगल में एम पी बाय एफ पी, और एम पी इज इक्वल्स टू ए बी, एम पी इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी बाय एफ पी, इक्वेशन नंबर 1। बताइए यहां तक कोई भी डाउट है क्या? इसके बाद दो ट्रायंगल्स आपको कंसिडर करनी है। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कौन सी हुई? ये ट्रायंगल आपकी, ये कौन सी है? ए बी पी। फिर ए डैश बी डैश पी, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा और पी ये रहा। क्या ट्रायंगल दिख रही है? इसमें ये वाले एंगल बराबर रहेंगे। हाँ जी, दोनों का tan थीटा बराबर रहेगा। तो इसका tan थीटा हो जाएगा ए बी बाय ए पी। क्लियर है यहां तक? इसका देखें ए डैश बी डैश इक्वल टू ए डैश पी। आराम से देख लें। इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए पी, इस छोटी वाले ट्रायंगल में ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। इक्वेशन नंबर 2। 1 को मैं हल्का सा मैनिपुलेट करूं तो ए डैश बी बाय ए बी, इसको यहां लेके आ रहा हूं, उसको वहां लेके जा रहा हूं। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ए पी। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। कुछ भी नहीं किया है, ये वाला टर्म नीचे आ गया है और ये वाला ऊपर चला गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी, एफ पी, एफ पी। सिमिलरली यहां भी आप सेम टर्म बना लें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये वाला टर्म यहां आ गया, ये आ गया ए डैश पी, ए डैश पी अपॉन ए पी। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 3 and 4 a dash f upon fp, a dash p upon ap। यहां पे देखें a डैश f, a डैश f कितना है? ये आपका a डैश था, यहां पे f है, ये f था।
तो जो ए डैश एफ है वो क्या हो जाएगा, ए पी में से आप एफ पी घटा दें। दिख रहा है क्या डायग्राम में? दोबारा बना देता हूं। ये आपका ए बी है, ये रह गई, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, ये कहीं यहां मिल रही है, ये P है, ये F है, और जहां मिली यहां पे A डैश B डैश और C। तो देखिए ध्यान से, वहां पे आपका आ रहा है A डैश F, A डैश ये F है, ये A डैश है, तो इट मीन्स दिस लेंथ, और ये वाली लेंथ आप निकाल सकते हैं इस पूरी लेंथ में से ये वाली घटा के। तो A डैश P, इसकी जगह आप लिखें A डैश P माइनस एफ पी, और A डैश P को वही रहने दें और A P को भी वही रहने दें। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, A डैश P देखें आप ध्यान से, A डैश P इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, A डैश P इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, उसको हम V से डिनोट करते हैं, और आपका नेगेटिव साइड है ओरिजिन से, तो आप माइनस V लिखेंगे। तो A डैश P को आप लिख दें माइनस V, यहां पे पुट कर रहा हूं मैं, माइनस V लिख दिया A डैश P की जगह। एफ पी क्या है, एफ पी इज फोकल लेंथ F, आपके कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो माइनस एफ हो जाएगा। अगर यहां पे इसकी जगह आप माइनस एफ पुट करेंगे, एक माइनस बाहर है, तो प्लस एफ हो जाएगा। नीचे आपका एफ पी है, एफ पी इज माइनस एफ, और उस साइड आपका ए डैश पी है, ए डैश पी कितना है, माइनस वी, ए डैश पी इज वी, एंड ए पी, ये आपका ए, ये बी है, ए पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दैट इज माइनस यू बेसिकली, ये माइनस यू है। अब इसको रीअरेंज करके चेक करें ये इक्वेशन बन रही है क्या। हिंट ये, पहले इसको दोनों साइड एफ से डिवाइड कर दें, अलग अलग कर लें, और फिर वी से डिवाइड कर दें, चेक करेंगे सेम बन रहा है क्या। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोर्ड्स परस्पेक्टिव। घर से 2 बार लिख के देख के आना है, आते ही बोर्ड पे कराऊंगा। किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हैं। बन रहा है क्या? बता रहा हूं। हाँ जी बताएं क्या करें आप। ये माइनस कैसे आया? ए डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज आपकी नेगेटिव साइड है, तो माइनस भी लिख दिया। एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, लेकिन नेगेटिव है फोकल लेंथ इस केस में, तो आपका माइनस एफ पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। नीचे क्या है आपका एफ पी इज माइनस एफ, और वहां पे ए डैश पी इज माइनस वी, और ये आपका माइनस वी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, करके दिखाऊं क्या? यस आया कहीं से? यस आया है। देखें ध्यान से, दोनों साइड आप एफ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
v बाय f, और यहां कितना आ गया -1, वहां पे कितना आ गया v बाय u। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय v, बोथ साइड v से डिवाइड कर दें, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यह आ जाएगा आपका 1 बाय एफ -1 बाय v इक्वल टू 1 बाय यू। इसको साइड लेके जाएंगे तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। ये आपकी मिरर इक्वेशन होती है, दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। हमने डिराइव एक के लिए की है, पर ये दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। एक छोटा सा पार्ट हो रहा है मैग्निफिकेशन का, वो देख लेते हैं एक बार। लॉन्च होना है कहीं पे है, पैराशूट बांध के कहाँ जाना है? नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इतना बड़ा कहाँ है, तो इतना स्मूथली चल रहा है सब कुछ, ऐसे एकदम झकास नहीं चल रहा। लिख लिया गया। मैग्निफिकेशन होता है आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी बनी है। अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है, इमेज 2 मीटर बन गई, तो मैग्निफिकेशन होगा 2 टाइम्स। सिंपल फॉर्मूला लिखना है आपको मैग्निफिकेशन का। हाँ जी, डेरिवेशन नहीं है उसका, आप कहें तो ये मिटा दूं। मैग्निफिकेशन आप m से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पे आपको विद साइन पुट करना है। अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस से ऊपर है तो आप प्लस पुट करेंगे, नीचे है तो नेगेटिव पुट करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और बनता है इस केस में, -v बाय यू। जो आपका मिरर फॉर्मूला बना है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, लिख लें आप। ये दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। एक बात तो ये, और यहां पे आप एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर्स। दूसरी बात, यहां पे u, v और f को विद साइन पुट करना है, विद साइन पुट करना है। और तीसरी बात, f इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर एंड f इज पॉजिटिव फॉर। ऐसा क्यों? क्योंकि कनकेव का फोकस इस साइड होता है और कन्वेक्स का उस साइड होता है, तो वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। और मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये दोनों भी एप्लीकेबल हैं दोनों मिरर्स के लिए। कल पूछूंगा मैं, ये आती इधर से लिख नहीं रहा दूं। एप्लीकेबल फॉर बोथ मिरर्स एंड यहां पे आपको सब साइन के साथ पुट करना है, HI, HO, U और V विद साइन पुट करना है। कल हम डिस्कस करेंगे वो 6 केस बनते हैं आपके कनकेव मिरर के, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां बनेगी, वो डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।